नमस्कार दोस्तों। आज की डेट है 31 जुलाई 2023। आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रीलिम्स मंत्रा के डिस्कशन की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे उन 7 सैटेलाइट्स के बारे में जो अभी हाल फिलहाल में पीएसएलवी से लॉन्च की गई हैं। देखिए, आपको यहां पर दो तरह की चीजों के बारे में जानना जरूरी है। पहला, यूपीएससी आपको कुछ सैटेलाइट्स के नाम देके पूछ सकता है कि ये क्या है, और दूसरे में आपको पीएसएलवी के बारे में कुछ पूछ सकता है। तो इन दोनों ही पॉइंट से हम इस आर्टिकल को कवर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पेलोड की। देखिए, पेलोड आपका वो भार है जो एक सैटेलाइट अपने साथ लेके जाता है। जैसे एग्जांपल देना चाहूंगा इसके लिए, मान लीजिए आप स्कूटर पे ट्रेवल कर रहे हैं और आप पीछे कुछ सामान लाद के लेके जा रहे हैं और उसका वजन है 100 किलो। अब यहां पर इस स्कूटर का जो पेलोड है वो आप प्लस जो आपके साथ सामान बांधा हुआ है वो सभी है। अब इसके अंदर 7 पेलोड्स थे जिसमें से एक मेजर और 6 माइनर थे। मेजर में आपका आता है डीएस सिंथेटिक अपर्चर रडार, जो कि सिंगापुर ने लॉन्च किया है। अब देखिए, सिंगापुर की ये जो सैटेलाइट हमने लॉन्च की है, इसका काम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट क्या करती है? जैसे मान लीजिए आपने कोई सर्वे कंडक्ट करना हो, जहां पर आपको ये देखना है कि कहां पर कौन से रिसोर्सेज मिलते हैं, या किसी एरिया में फॉरेस्ट कवर कैसा है, या आपकी मिलिट्री को कुछ जासूसी कंडक्ट करनी हो, तो उसमें यूज होते हैं सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये ऑल वेदर आपको रडार से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जो भी आपके, जैसे मान लीजिए किसी एरिया का सर्वेलेंस करना है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा कुछ आपकी नैनो सैटेलाइट्स भी थी। अब जैसे आर्केड होगी, स्कूप 2 होगी, ग्लासिया 2 होगी, ORB-12, नियोलियन, और इसके अलावा एक सैटेलाइट थी विलॉक्स AM। तो यहां आपको इनके नाम याद रखने हैं ताकि आने वाले समय में अगर यूपीएससी आपसे पूछ ले कि ये क्या थे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सैटेलाइट्स थी जिन्हें लॉन्च किया गया था पीएसएलवी के थ्रू। अब यहां आपको पता होना चाहिए कि पीएसएलवी क्या है। देखिए, पीएसएलवी का नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब वैसे तो आपको नाम से क्लियर हो रहा है कि पोलर ऑर्बिट में आपकी सैटेलाइट्स को प्लेस करता है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ पोलर ऑर्बिट में ही प्लेस करता है। इसके दो वेरिएंट हैं। अगर दोनों वेरिएंट्स की बात की जाए तो ये जियो ट्रांसफर ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट और लोअर अर्थ ऑर्बिट में भी ऑब्जेक्ट्स को प्लेस कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो ये सन सिंक्रोनस और पोलर ऑर्बिट ये दोनों ही आपकी लोअर अर्थ ऑर्बिट में आते हैं, बस इनका इंक्लिनेशन थोड़ा अलग है। एक जो पोल के आसपास घूमती है उसे पोलर ऑर्बिट कहा जाता है, और जो सन के साथ सिंक में, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, आपकी अर्थ घूम रही है और आपको ऐसा लगता है कि इसके पीछे ये जो सन है, सन घूम रहा है, तो जहां जहां सन की रोशनी पड़ेगी वहां वहां आपकी सैटेलाइट इस सन के साथ मूव करती रहेगी। ऐसी सैटेलाइट को कहा जाता है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में है वो सैटेलाइट। तो यहां इन सभी ऑर्बिट्स में आप प्लेस कर सकते हैं इन सैटेलाइट्स को थ्रू पीएसएलवी। अब इसके अंदर किस तरह की ईंधन का इस्तेमाल होता है तो यह भी आपको पता होना चाहिए। पहली और तीसरी स्टेज में हम यूज करते हैं सॉलिड फ्यूल को, दूसरी और चौथी आप स्टेज में यूज करते हैं लिक्विड फ्यूल को। इसके अलावा दो वेरिएंट होते हैं, एक कोर अलोन और एक होता है एक्सेल। जो कोर अलोन है वो इस मिशन में यूज की गई है। इसमें स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स नहीं होते हैं आपके। इन स्ट्रैप ऑन बूस्टर का नाम है S-200। इन्हें इसमें नहीं डाला जाता है, जिसकी वजह से ये सामान को यानी पेलोड को ज्यादा हाइट तक नहीं ले जा पाती हैं। तो यहां पर आपको याद रखना है कि कोर अलोन में S-200 बूस्टर्स नहीं होते हैं। वेयर एज जब S-200 बूस्टर्स को हम डाल देते हैं तो यहां से हम सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकते हैं जियो ट्रांसफर ऑर्बिट तक। मतलब ये थोड़ी एक्स्ट्रा वेट और हाइट अटेन करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो यहां आपको इसके बारे में इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अभी रिसेंटली दो इंडिया के मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने विजिट किया है ऑस्ट्रेलिया के कोकोस आइलैंड को। अब इसकी लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिल रहा होगा। ऑस्ट्रेलिया से थोड़ी हम वेस्ट की तरफ जाते हैं इंडियन ओशन में, तो ये आपके कोकोस आइलैंड है। अब यहां आपको कुछ चीजें याद रखनी है कि इसका बेनिफिट क्या है विजिट का। देखिए, ये जो एरिया है पूरा इंडियन ओशन का है। अब यहां अगर हमें सर्वेलेंस कंडक्ट करनी हो, जैसे यहां पर आपको मलक्का स्ट्रेट के बारे में पता होगा, यहां पर आपको सुंडा स्ट्रेट के बारे में पता होगा। अब ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट है। ये वर्ल्ड ट्रेड के प्राइम पॉइंट्स हैं। अगर ये रुक जाएं तो वर्ल्ड ट्रेड रुक सकती है। तो यहां पर सर्वेलेंस कंडक्ट करना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक बेनिफिट तो ये है कि इससे एयर सर्वेलेंस हमारी थोड़ी और बेटर हो जाएगी। इसके अलावा यहां पर अगर मान लीजिए हमारे जहाज उड़ के जाते भी हैं तो कई बार उन्हें रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ेगी, तो इन स्टेशन से हम रिफ्यूलिंग कर पाएंगे। इसके साथ साथ टर्न अराउंड ऑपरेशंस में भी हमारे को थोड़ा बेटर फील होगा। यहां पे मतलब जो परेशानियां हैं वो कम हो जाएंगी। अब यहां आपको दो तीन चीजें और याद रखनी है। देखिए, गगनयान मिशन के लिए भी ये एरिया चूज किया गया है। यहां पर हमारा एक टेम्परेरी स्टेशन बनेगा जो कि सिग्नल्स वगैरह को ट्रेस करने में हेल्प करेगा गगनयान मिशन के दौरान। दूसरी बात,
यहां पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो बायोलेटरल ट्रेड्स हैं, रिलेशंस हैं, उनको एक बूस्ट मिलेगा और इंटर ऑपरेटेबिलिटी मिलिट्री की हमारी इंप्रूव होगी, इनहैंस होगी और मिलिट्री टू मिलिट्री टाइज भी काफी इंप्रूव हो सकते हैं। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको ये याद रखना है, यहां पर एक आपका रनवे प्रपोज किया गया है, मतलब जो अभी जो यहां पर रनवे देखने को मिल रहा है उसको थोड़ा और एक्सटेंड किया जाएगा ताकि बड़े जहाज भी यहां पर उतर सके। अभी जो जहाज उतरते हैं वो ज्यादा बड़े नहीं है, तो भविष्य में इससे इंडिया को थोड़ी हेल्प मिल सकती है चाइना को इस एरिया में कंटेन करने में, चाइना का जो दबदबा है इस एरिया में वो कम करने में, और कहीं ना कहीं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच के भी टाई इससे काफी इंप्रूव होंगे। तो यहां पर इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम लोकेशन जानेंगे लेबनान के बारे में। देखिए, हम लेबनान के बारे में क्यों बात करें, यहां पर एक रेफ्यूजी कैंप था जिसमें अभी हाल फिलहाल में 6 लोगों की मौत हो गई है। अब हुआ क्या, फिलिस्तीन के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद अब्बास, इनकी फतेह मूवमेंट जो है उसके कुछ सोर्सेज इस कैंप में थे और उनकी जो फाइट है इस्लामिस्ट ग्रुप के साथ हो गई, जिसकी वजह से 6 लोगों की मौत हो गई। अब लेबनान की लोकेशन अगर आप देखें तो इजराइल के नॉर्थ में है ये, इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है आपका सीरिया। तो मतलब 2 मेजर कंट्रीज है जिसके साथ लेबनान बॉर्डर शेयर करता है, वन इज इजराइल, अदर वन इज सीरिया। साथ के साथ यहां आपको यह भी याद रखना है कि मेडिटेरियन सी में लेबनान का बॉर्डर खुलता है। तो यहां इस एरिया के बारे में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में। देखिए, इसमें आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वांटम कंप्यूटर वर्क कैसे करते हैं। ये वर्क करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर। अब आप सोच रहे होंगे क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है, तो यहां आप एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझिए। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन्स की, आपको पता होगा ये कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट करते हैं, बट क्या हम उसे अपनी आंखों से देख पाते हैं? जवाब है नहीं, हमारे लिए तो वो स्टेशनरी ही है। तो यहां पर किस तरह से एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम बिहेव करते हैं अपने मॉलिक्यूलर या सब मॉलिक्यूलर लेवल पे, उस बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की फिजिक्स को कहा जाता है क्वांटम फिजिक्स। मतलब ये फिजिक्स का एक सब कैटेगरी है, सब पार्ट आप कह सकते हो। अब इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है आपका क्वांटम कंप्यूटिंग, जहां पर नॉर्मल कंप्यूटर में आप इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं बाइनरी फॉर्म में, यानी 0 and 1 की फॉर्म में। यहां पर आप इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं क्यूबिट्स की फॉर्म में, यानी 0, 1, और एक साथ हो सकते हैं 0 और 1। जैसे एग्जांपल देना चाहूंगा मैं इसके लिए, आप यहां पर एक एग्जांपल लीजिए। पर्सन का नाम है राजू। अब राजू यूपीएससी करने गया। अब मान लीजिए या तो इसका यूपीएससी क्लियर होगा या नहीं होगा। अब यहां अगर राजू का यूपीएससी क्लियर हो जाता है तो या तो वो आईएएस बनेगा, या मान लीजिए आईआरएस बन जाएगा, या आईपीएस बन जाएगा, या आईएफएस बनेगा, यानी इनमें से कुछ पोस्ट उसे मिलेगी। अब यहां अगर मान लीजिए राजू का आईएएस नहीं हुआ तो हमारे पास ऑप्शन और भी बहुत से हैं। तो जब हम नॉर्मल कंप्यूटर के अंदर इस चीज को प्रोसेस करते हैं तो डिसीजन किस तरह से चलता है मैं आपको समझाता हूं। पहले मान लीजिए अगर राजू का यूपीएससी क्लियर हो जाता है तो यस, यहां पर राजू का यूपीएससी क्लियर हो गया। फिर सेकंड इंफॉर्मेशन पे वो जाएगा और यहां पर चेक करेगा, मतलब यहां पे वो 0 और 1 क्या है। यहां पर मान लीजिए नो का मतलब 0 है और यस का मतलब 1 है। अब इसके बाद क्या राजू आईएएस बना या नहीं, तो यहां पर मान लीजिए ये 1 है और ये बाकी सब 0 है। अब मान लीजिए अगर ये 0 पे एक्टिवेट हो गया आपका स्विच, तो यहां पर आप डिसाइड करेंगे कि क्या वो आईआरएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, आईएफएस बनेगा। वो उसके अकॉर्डिंगली आगे आपके फर्दर डिसीजन चलते रहेंगे। अब इस तरह की जो सिचुएशन है इसे सॉल्व करने के लिए जो नॉर्मल कंप्यूटर्स है, इट टेक्स ट्रिलियंस ऑफ ईयर, मतलब वो काफी लंबा समय लगा देंगे। बट अगर बात की जाए क्वांटम कंप्यूटिंग की, तो यहां पर इंफॉर्मेशन 0 and 1 के दोनों की फॉर्म में एक साथ स्टोर हो सकती है। मतलब जब तक आप उस चीज को छू के नहीं देखेंगे, आप ये नहीं कह सकते कि वो 0 है या 1। तो यहां पर एक ही टाइम पे वो 0 भी है और 1 भी है, मतलब यस भी है और नो भी है। तो यहां वो इस चीज के अंदर भेदभाव नहीं करेगा और दोनों को साइमल्टेनियसली प्रोसेस करने लगेगा। मतलब अगर उसका यूपीएससी क्लियर हुआ तो उसकी लाइफ कैसी बनेगी उसके बारे में भी वो देखेगा, अगर क्लियर नहीं हुआ तो क्या लाइफ रहेगी इसके बारे में भी वो जांचेगा। तो इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है क्वांटम कंप्यूटिंग सरल भाषा में। अब इसके कुछ बेनिफिट भी हैं। बेनिफिट ये है कि मान लीजिए अगर आपको आर&डी कंडक्ट करनी हो तो उसमें ये काफी हेल्प कर सकता है। अगर मान लीजिए आपको कोई मेडिसिन की खोज करनी है तो उसमें ये आपकी हेल्प कर सकता है। मान लीजिए आपको कोई बहुत बड़ा क्रिप्टो कोड तोड़ना है तो उस कोड को तोड़ने में ये आपकी हेल्प कर सकता है। तो कहीं ना कहीं वो जो आप बिटकॉइंस का आज बहुत बड़ा भोकाल देख रहे हैं, मतलब आप देख रहे हैं कि बिटकॉइंस में लोग कितना निवेश कर रहे हैं, वो बिटकॉइंस की वैल्यू आपकी क्रैश कर सकते हैं जिस दिन आपका क्वांटम कंप्यूटर कोई भी ढंग का बन जाएगा।
क्योंकि वो पूरी माइनिंग को लगभग कुछ सेकंड्स में खत्म कर देगा। मतलब वो जो बिटकॉइंस की माइनिंग होती है उसको करने में टाइम नहीं लगेगा, टाइम नहीं लगेगा तो वो रेयर नहीं रहेगी चीज, रेयर नहीं रहेगी तो वैल्यू नहीं रहेगी। तो इन टोटल अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं आने वाली जिंदगी को आसान कर सकता है ये आपका क्वांटम कंप्यूटर्स। बट इसके साथ एक प्रॉब्लम भी जुड़ी हुई है। देखिए, आपने देखा होगा हमारे जैसे न्यूक्लियर पावर स्टेशन हैं, या आपने देखा होगा हमारे स्पेस स्टेशन जो हैं, या स्पेस सैटेलाइट्स जो हैं, या मिलिट्री के जो बहुत सी सैटेलाइट्स हैं या हथियार हैं, ये सभी कंप्यूटर पे वर्क करते हैं। अब अगर इनकी सिक्योरिटी ब्रीच होगी, यानी इसके पासवर्ड को कोई क्रैक कर लेगा, तो इसके कारण जो डैमेज है किसी कंट्री को, दैट इज बियॉन्ड आवर थिंकिंग। मतलब हमारी इमेजिनेशन के वो बियॉन्ड है। तो इसी वजह से यूएसए वर्क कर रहा है क्रिप्टोग्राफी के ऊपर। क्रिप्टोग्राफी क्या है? क्वांटम कंप्यूटर आने के बाद की आपकी टेक्नोलॉजी है, और इसके ऊपर वर्क कर रहा है यूएसए का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट। मतलब यहां आप ये मान के चलें कि यूएसए इस चीज के ऊपर फोकस कर रहा है कि क्या होगा अगर क्वांटम कंप्यूटर डेवलप हो गया। तो अभी हाल फिलहाल में तो दुनिया ये सोच रही है कि कैसे हम क्वांटम कंप्यूटर डेवलप करें, यूएसए उनसे भी एक सोच आगे है, आप ये मान के चलें। अब यहां पर इंडिया ने भी ये सोचा है कि हम यूएसए को इसके अंदर ज्वाइन करेंगे। तो क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोजेक्ट में अब इंडिया और यूएसए एक साथ एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो फिलहाल इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम लोकेशन देखेंगे इटली की। अभी हाल फिलहाल में इटली इसलिए न्यूज में है क्योंकि जो आपकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसे सिल्क रूट भी कहा जाता है, इसको ज्वाइन करके इटली बहुत पछता रहा है। देखिए, इटली इकलौता आपका वेस्टर्न मेजर कंट्री था जिसने इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया। अभी हाल फिलहाल में इटली को ऐसा लग रहा है कि चाइना का हमारे देश में इंपोर्ट जो है बढ़ गया है, और हमारा जो एक्सपोर्ट है चाइना की तरफ वो कम है, जिसकी वजह से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसका झुकाव आपको देखने को मिल रहा है चाइना की तरफ। और अभी इटली ये चाहता है कि कैसे मैं इससे तो बैक ऑफ कर जाऊं, बट कहीं ना कहीं उसके चाइना के साथ रिलेशन खराब ना हो। तो यहां पर हमारे लिए इटली का मैप जानना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, इसके नॉर्थ में बात की जाए तो आपको स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया जैसी कंट्री देखने को मिलती है। अगर बात की जाए ईस्ट की तो आपको देखने को मिलता है स्लोवेनिया, और वेस्ट में आपको देखने को मिलता है फ्रांस। इसके अलावा 4 वाटर बॉडीज इसके आसपास देखने को मिलती है। वन इज लुगुरियन सी, देन टेरेनियन सी, देन यहां पर आपको आइनियन सी देखने को मिलती है, और इस एरिया में देखने को मिलती है आपको एड्रियाटिक सी। यहां आपकी एक स्टेट है, स्टेट ऑफ ओंटारियो, और यहां आपको स्टेट ऑफ सिसिली देखने को मिलती है। ये सिसिली आइलैंड भी आपका इटली का ही पार्ट है। अब आपके लिए एक काम है, आपको आज के कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है इटली मरीन टाइम बॉर्डर किन किन कंट्रीज के साथ शेयर करता है। तो आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे इराक और कुवैत के बारे में, जो कि न्यूज में है एक डिस्प्यूट के कारण। देखिए, इस एरिया में, ये आपका पर्शियन गल्फ वाला एरिया है, यहां पर आपको एक ऑयल फील्ड देखने को मिलते हैं जिसका नाम है दुर्रा या अर्श। ये आपके यहां पे ये लोकेटेड है। अब इस गैस फील्ड की वजह से ना इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। अब ईरान ये कह रहा है कि भैया आप आपस में कोऑपरेट कर लीजिए, अदरवाइज मैं भी इस फील्ड को क्लेम कर सकता हूं। आप दोनों आपस में कोऑपरेट नहीं करेंगे तो मैं इसके ऊपर क्लेम कर दूंगा। तो यहां पर हमें एक बार लोकेशन जाननी होगी कुवैत की। देखिए, बात कीजिए कुवैत की तो ये 2 कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है, एक तो इराक और दूसरा सऊदी। अब यहां पर इराक के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि किन किन कंट्रीज के साथ ये बॉर्डर शेयर करती है। बात की जाए ईस्टर्न बॉर्डर की तो यहां पर आ जाता है आपका ईरान, फिर इसके नॉर्थ में यहां पे आपको देखने को मिल जाता है टर्की, देन यहां पर आपको सीरिया देखने को मिलता है नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। देन थोड़ा बहुत ये बॉर्डर यहां पर इस एरिया में शेयर करता है जॉर्डन के साथ, एंड नीचे ये पूरा जो बॉर्डर है ये आपका आ जाता है सऊदी का, सऊदी अरेबिया। और यहां छोटी सी एक कंट्री है आपकी कुवैत। अब यहां पे आपको ये वाटर बॉडी देखने को मिल रही है जिसमें ये आपकी दुर्रा ऑयल फील्ड है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, पर्शियन गल्फ है जो कि गल्फ ऑफ ओमान के साथ कनेक्टेड है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के थ्रू। तो यहां पर इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। ऑल्दो एक बात आप याद रखना, कुवैत जो है ईरान के साथ भी मरीन टाइम बॉर्डर अपना शेयर करता है। तो इस आर्टिकल में इतना ही था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम जानेंगे एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के बारे में। देखिए, इसको मैं समझाता हूं कुछ बहुत ही सरल तरीके से। देखिए, मान लीजिए आपने 100 रुपए उधार देने हैं। अब यहां आप मान के चलें कि आपका कुछ पैसा डूबेगा। अब इसको आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? इसके लिए आपको एसेट्स को 3 स्टेजेस में डालना होगा। स्टेज 1, जहां पर आप ये मान रहे कि अभी तक आपको ऐसा लगा नहीं कि ये पैसा रुकेगा, बट देयर इज अ स्लाइट चांस
रिस्क आपका बढ़ता जा रहा है कि आपका जो पैसा है वो वापस ना आए। यहां पर आपको थोड़ा बहुत लॉस का सामना करना पड़ेगा। कितने मंथ का ये आप ना चिंता कीजिए, बट ये मान के चलें कि इसमें रिस्क की मात्रा थोड़ी कम है। दूसरी में रिस्क थोड़ा इंक्रीज हो चुका है। मतलब यहां पर आपको थोड़ा टर्बुलेंस देखने को मिला। मान लो कोविड-19 आ गया, लोगों की रोजी रोटी छिन गई है, अब इसकी वजह से लोग डिफॉल्ट कर रहे हैं। तो यहां पर आप थोड़ा उस कैटेगरी में डाल देंगे कि थोड़ा सा पुश किया जाएगा तो भी ये आपका लोन जो है वापस रिकवर हो सकता है, बट स्टिल डेंजर है यहां पे। तो स्टेज 2 में आप उनको डाल देंगे। स्टेज 3 में तो आप विजय माल्या जैसे लोगों को डाल दीजिए, जहां पर आपके पास ये मान के चले कि आपने जिस दिन रिपोर्टिंग करनी है आपके पास उस दिन एविडेंस है कि ये तो आपका लोन डिफॉल्ट हो चुका है। अब इन 3 कैटेगरीज में आप इन एसेट्स को डालते हैं और इसके अकॉर्डिंगली एक बफर तैयार करते हैं कि मान लीजिए आने वाले समय में अगर ये लोन आपके डिफॉल्ट भी होते हैं तो उस केस में मेरे पास इतना कैपिटल हो कि मेरा जो बैंक है वो ठप ना हो। तो इसको कहा जाता है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। मतलब आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको लॉस होगा, हो या ना हो वो बात की बात है, बट आप अपनी तैयारी करके रख रहे हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम यूज कर रहे थे इनकर्ड लॉस मॉडल को। अब देखिए इनकर्ड लॉस मॉडल में क्या होता है, मान लीजिए आपने 100 रुपए का लोन दिया। अब आप यहां पे ये देखते हैं कि इस 100 रुपए के लोन के ऊपर आपको 200 रुपए वापस आने थे, मतलब कि 100 रुपए इंटरेस्ट के। अब आप यहां पर सिर्फ इस इंटरेस्ट की वैल्यू के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि ये आपके पास 100 रुपए आना चाहिए था, बट आपने इन लोन को वसूल करते हुए आपके क्या पैसे लगे या कोई आपका लोन डिफॉल्ट कर गया, इस चीज को कैलकुलेट स्टार्टिंग में नहीं किया। मतलब आप जब एक्चुअल में आपका लॉस होता है उसके बाद आप इसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस समय क्या होता है कि आप इस चीज को ओवर एस्टिमेट कर लेते कि आपने इंटरेस्ट जो है कितना कमाया, जिसकी वजह से बैंक की इनकम इन्फ्लेटेड रहती है। इन्फ्लेटेड इन द सेंस कि भाई एक्चुअल इनकम का हमें नहीं पता लग पाता है। साथ के साथ हम यहां पर जो डिविडेंड पे करने होते हैं शेयर होल्डर्स को, वो भी एक्स्ट्रा पे कर देते हैं। तो जिसकी वजह से एक्चुअल में जो लॉस है वो बैंकिंग सेक्टर को ही उठाना पड़ता है। तो यहां पर आरबीआई ये चाहता है कि बैंक्स के रेजिलियंस को हम डेवलप कर सकें। तो इस वजह से यहां पर आरबीआई कहता है कि भी हमें अब इसके ऊपर शिफ्ट करना होगा। अभी इसके लिए कोई गाइडलाइंस इशू नहीं की है आरबीआई ने, ऑल्दो अगले साल नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसे रिलीज किया जाएगा। बट कुछ बैंक्स अपनी तरफ से इन गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कुछ अपने प्रोविजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें क्या कुछ करना है। तो जिस वजह से ये आर्टिकल आपका न्यूज में रहा, तो इस आर्टिकल का कंटेक्स्ट भी आपको समझ में आ गया और आर्टिकल में कहा क्या गया है आपको वो भी समझ में आ गया। तो इस आर्टिकल में इतना ही था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस के बारे में, जो कि एक रीजनल सेंटर है और ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। देखिए इसे स्टैब्लिश किया गया था 1956 में एज अ जॉइंट वेंचर। इसमें सर दरोजी टाटा ट्रस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूएन आपस में पार्टनर हैं। इनिशियली जब इसे स्टैब्लिश किया गया था तो इसे डेमोग्राफिक ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर के तौर पे स्टैब्लिश किया गया था। 1985 में इसे डीम टू बी यूनिवर्सिटी का टैग दिया गया था। मतलब यहां पर जो स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, जो इस बारे में रिसर्च कंडक्ट करने आते हैं, उनके लिए ये अपने आप से करिकुलम डिजाइन कर सकते हैं। ऐसी इसे पावर दी गई थी सेक्शन 3 ऑफ यूजीसी एक्ट 1956 के अंडर। अब यहां आपको एक चीज याद रखनी है, जो भारत के अंदर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेज होते हैं, इनको कंडक्ट करने के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो अभी हमारे लिए यहां पर इस आर्टिकल में इतना ही जानना जरूरी था। अगर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को, दैट इज यूपीएससी मंच। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।